और आइए पहली बड़ी खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। 2 साल तक चले युद्ध के बाद अमेरिका की सक्रिय भूमिका के कारण गाजा में इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम तो हो गया, लेकिन ताजा घटनाओं के कारण युद्ध विराम के भविष्य को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। दोनों पक्ष एक दूसरे पर युद्ध विराम उल्लंघन का आरोप लगा रहे हैं। इस सब के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमास के लिए कड़ी चेतावनी भी जारी की है। आइए आपको एक रिपोर्ट के जरिए गाजा के ताजा हालात के बारे में बताते हैं और फिर युद्ध विराम के भविष्य पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा करेंगे। 2 हफ्ते से भी कम समय में गाजा के सीज फायर पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। इजराइल और हमास के एक दूसरे पर संघर्ष विराम उल्लंघन के आरोपों के बीच गाजा पर एक बार फिर बमबारी का खतरा मजबूत होता जा रहा है। ट्रंप द्वारा रुकाई गई लड़ाई को बचाने के लिए ट्रंप प्रशासन सक्रिय हो गया है। बिगड़ते हालात के मद्देनजर अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर के बाद उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भी इजराइल पहुंच गए हैं। वे बुधवार को इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात करेंगे। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को धमकी देते हुए कहा है कि अगर वो गाजा संघर्ष विराम समझौते का पालन नहीं करता है तो उसका सफाया कर दिया जाएगा। दरअसल रविवार को इजराइल ने दावा किया कि दक्षिणी गाजा के रफा में हमास ने उसके सैनिकों को निशाना बनाया, जिसमें 2 जवानों की मौत हो गई। इसके तुरंत बाद इजराइल ने गाजा पर फिर बमबारी कर दी, जिसमें 33 लोगों की मौत हो गई। हमास ने हमला उस इलाके में किया जो येलो लाइन के बाहर है। ये वही सीमा है जहां तक इजरायली सेना को संघर्ष विराम के तहत पीछे हटना था। इस हमले के बाद इजराइल ने गाजा जाने वाले सहायता ट्रकों को रोक दिया। हालांकि बाद में इजराइल की ओर से मानवीय सहायता को बहाल कर दिए जाने की जानकारी दी गई। वहीं विश्व खाद्य कार्यक्रम का कहना है कि गाजा में सहायता आपूर्ति में तेजी तो आई है, लेकिन ये अभी भी 2000 टन के दैनिक लक्ष्य से काफी कम है। एजेंसी का कहना है कि सहायता पहुंचाने के लिए अब तक सिर्फ 2 क्रॉसिंग ही खोली गई है। इजराइल का कहना है कि रफा क्रॉसिंग तब तक बंद रहेगी जब तक हमास समझौते की शर्तों को पूरा नहीं करता है। हमास पहले दिन से ही इजराइल पर हमला जारी रखने का आरोप लगा रहा है। इस बीच समझौते के एक मध्यस्थ कतर ने भी इजराइल पर संघर्ष विराम के उल्लंघन का आरोप लगाया है। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हम्माद अल सानी ने इजराइल द्वारा फिलिस्तीन में किए जा रहे लगातार उल्लंघनों की कड़ी निंदा की है। उधर संघर्ष विराम समझौते को लागू कराने की आगे की रणनीति पर चर्चा करने के लिए एक और मध्यस्थ देश मिस्र के खुफिया प्रमुख इजराइल में हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नेतन्याहू से मुलाकात की। वहीं हमास द्वारा एक और बंधक का शव लौटा दिए जाने के बाद इजराइल के तेवर थोड़े नरम पड़े हैं। इजराइल ने ये शव ताल हैमी के होने की पुष्टि की है। अब तक 13 मृतकों के शव लौटाए जा चुके हैं, जबकि 15 और शवों की वापसी बाकी है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा है कि जब तक शव लौटाए जाते रहेंगे, इजराइल हमास के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा। हालांकि नेतन्याहू बार बार कह रहे हैं कि सभी लक्ष्यों को हासिल करने तक हमास के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। और इस पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अशोक सज्जनहार, फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। अशोक जी, पहला सवाल यही है, दुनिया भर में ये सवाल उठ रहे हैं जिस तरह की घटनाएं हुई हैं उसके बाद कहीं जो गाजा में इजराइल और हमास के बीच में सीज फायर है, कहीं वो टूट तो नहीं जाएगा? जी बहुत धन्यवाद चंद्रशेखर जी, मुझे आमंत्रित करने के लिए। देखिए, ये जो सवाल उठ रहे हैं जो आपने बताए हैं, ये पहली बार नहीं सवाल उठ रहे हैं। ये सवाल तब भी उठे थे जब इसके ऊपर गाजा शर्म अल शेख में जब ये सीज फायर के ऊपर दस्तखत किए गए थे। सभी जो भी वहां पर एकत्रित थे, 20 विश्व नेता वहां पर एकत्रित थे, और जो उन्होंने इसके ऊपर संधि के ऊपर सीज फायर के ऊपर उन्होंने अपने हस्ताक्षर किए थे, तब भी ये बात उठी थी जो क्या ये पहला ही जो फेज है उसी तक ये सीमित रहेगा या उसके बाद भी ये आगे चलने का इसका कुछ पॉसिबिलिटी है। क्योंकि आपको याद होगा जो जब राष्ट्रपति ट्रंप आने वाले थे, उन्होंने कार्यभार संभालना था 20 जनवरी को इस साल के शुरू में, 19 जनवरी को ये एक समझौता हुआ था। उसके भी 3 फेज थे और सब में था जो प्रोग्रेसिवली ये हमास जो बंधक हैं उनको रिहा करते जाएंगे और इजराइल भी वहां से कुछ जो पैलेस्टीनियन
बंधक हैं जो हिरासत में हैं उनको वो रिहा करते जाएंगे, और फिर जो एड का सामान है, क्योंकि उसमें भी रोक लगा दी गई थी, उसको आना पड़ेगा। परंतु आपको मालूम है जो शुरू के कुछ सप्ताह तक वो चला था, उसके बाद एकदम उसके बारे में किसी ने बात करना ही बंद कर दिया। यही अंदेशा था इसी भी पीस प्लान का, जो आगे चलते हुए पहला कदम जो है, पहला फेज है, वो तो पूरा हो जाएगा, पर आगे चलते हुए इतनी ज्यादा मुश्किलें आएगी। जैसे सबसे बड़ी मुश्किल आपने अपनी रिपोर्ट में भी बताया भी चंद्रशेखर जी, जो चाहता है इजराइल जो हमास अपने को डिसआर्म कर दे, जो भी उसके हथियार हैं वो सब डाल दे। और ये मेरे विचार से हमास ने कभी इसको अग्री नहीं किया, एक्सेप्ट नहीं किया है। तो इसके ऊपर समझौता जो है वो बहुत ही एकदम अड़ सकता है। और यही बात हम देख रहे हैं, जो आपने जैसे बताया, जो सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है, संधि का, शांति का उल्लंघन हो रहा है, ये आगे चलते हुए भी मेरे ख्याल से बहुत ही मुश्किल से इसको आगे ले जाने में सफलता प्राप्त होगी। अशोक जी, हमारे दर्शक ये भी जानना चाहेंगे कि जो ये हो रहा है, युद्ध विराम का उल्लंघन हो रहा है, उसके अलावा कई दूसरी तरह की खबरें जो गाजा से आ रही हैं, अगर सीज फायर के भविष्य पर सवाल उठ रहे हैं तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है, हमास या इजराइल? देखिए, ऐसा होता है जब युद्ध हो रहा होता है, और ये युद्ध की स्थिति ही है, वहां पर इजराइल के बीच में और हमास के बीच में युद्ध की स्थिति है, क्योंकि वो अब 2 साल से ऊपर हो गया है जो उनके बीच में ये युद्ध चल रहा है। जब युद्ध की स्थिति होती है तो जिसे कहा जाता है सबसे पहली कैजुअलिटी जो है वो ट्रूथ की होती है, वो सत्य की होती है। नहीं मालूम है, अब इजराइल कहता है जो उसके 2 सैनिक मारे गए हैं, क्योंकि हमास ने इसका उल्लंघन किया है सीज फायर का। इजराइल हमास कहता है जो इजराइल ने वहां पर कितने 100 टन से ऊपर बम वहां पर गिराए हैं, जिसमें कि बहुत पैलेस्टीनियन लोग भी मारे गए हैं। और दूसरा, वो वहां पर जो एड के जो ट्रक्स हैं वो भी नहीं आने दे रहा है अपनी कमिटमेंट के बावजूद। तो देखिए, ट्रुथ फर्स्ट कैजुअलिटी होती है जब भी इस प्रकार का कोई कॉन्फ्रंटेशन होता है, कोई जंग होती है, युद्ध होता है। तो इसीलिए दोनों अपनी तरफ से अपनी पोजीशन को बताएंगे जो ठीक है। परंतु ये बात मेरे विचार से समझना होगा, जो दोनों की तरफ से, अब किसने पहली बार उल्लंघन किया है ये इसके ऊपर प्रश्न चिन्ह हो सकता है, परंतु दोनों ही तरफ से इस सीज फायर के उल्लंघन में वहां पर गोलाबारी हो रही है, और हमास भी एक्शन ले रहा है और इजराइल भी एक्शन ले रहा है। ये कहना मेरे विचार से थोड़ा ठीक होगा। अमेरिका की एक्टिवनेस जो है इसको लेकर के वो, और साथ ही साथ जिस तरह से राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से हमास को चेतावनी भी दी गई है, उसको लेकर के क्या कुछ कहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए, हमास को चेतावनी पहले भी दी गई है, और मेरे विचार से उसका प्रभाव भी हुआ है, उसका असर हुआ है, क्योंकि जैसे राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया, जो उनको जब पहले फेज का भी था, जो आप इसके ऊपर दस्तखत करिए और नहीं तो आपके ऊपर एक जैसे कहर टूट पड़ेगा, तो उस चेतावनी का भी असर हुआ है। और दो तरीके से मैं समझता हूं अमेरिका और राष्ट्रपति ट्रंप इसमें काम कर रहे हैं। एक तो बातचीत के तरीके को वो आगे बढ़ाना चाहते हैं, जैसे उन्होंने अपने उपराष्ट्रपति जेडी वांस को वहां पर भेजा है, जो आप जाइए, बातचीत करिए, बातचीत से आप सुलझाने का प्रयास करिए। और इनकरेज कर रहे हैं जो और अरब लीडर्स हैं वो वहां पर उनके साथ, इजराइल के साथ मिलकर किसी प्रकार का ये देखें जो ये सीज फायर जो है वो आगे चल पाती है। तो एक तो ये है, और दूसरा धमकी दे रहे हैं जो हम, अगर हमास नहीं मानेगा तो हम उसके विरुद्ध बहुत ही कड़ा एक्शन लेंगे। तो वो समझते हैं जो शायद दोनों तरीके से, जो एक तरफ से सॉफ्ट अप्रोच और एक तरफ से हार्ड मिलिटरिस्टिक कॉन्फ्रंटेशनल अप्रोच लेकर अगर चलते हैं, तो शायद दोनों का असर पड़ेगा, और हमास नेगोशिएटिंग टेबल पर आकर दस्तखत करेगा और इस सीज फायर को आगे चलने में मदद करेगा। अशोक जी, पहले चरण को ही चलाने में कई तरह की दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन दूसरे चरण के लिए भी बातचीत हो रही है। दूसरे चरण की जो बातचीत है उसके सामने कौन कौन सी चुनौतियां खड़ी हैं? देखिए, सबसे बड़ी चुनौती तो यही है जो
आगे चलते हुए क्योंकि वो अब तीसरे चरण में आएगा, परंतु इसमें हमको सीज फायर को कायम रखना है, एड को अंदर आने देना है, और वो भी अभी तक नहीं हो रहा है। और आगे चलते हुए तो जैसे आपके अपने कार्यक्रम में भी रिपोर्ट में आपने बताया है, जो हमास को अपने को निरस्त्र करना है, निशस्त्र करना है, उनको अपने आर्म्स ले डाउन करने हैं, और आगे चलते हुए इजराइल को भी टू स्टेट सॉल्यूशन में अपनी उनको हामी भरनी है। तीसरी बात है जो उन्होंने कहा है, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जो प्लान है, जो हमास का जो गाजा में गवर्नेंस आएगा बाद में, जब वो वहां पर सभी कुछ ठीक कर देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह रिस्टोर हो जाएगा, सभी कुछ ठीक हो जाएगा, तो उस गवर्नेंस में हमास का कोई हाथ नहीं रहेगा, कोई उसका हिस्सेदारी नहीं होगी। तो ये सब बातें जो है ये बहुत ही मुश्किल बातें हैं, और मेरे विचार से सभी देश समझते हैं, हमास भी समझता है, जो इनके ऊपर बहुत ही, जिसे कहा जाए फंडामेंटल, फाउंडेशनल बदलाव आने की जरूरत है, हमास की तरफ से भी और इजराइल की तरफ से भी। और ठीक है। वो मुझे अभी ये नहीं दिखाई देता जो दोनों में से कोई भी ऐसा कदम उठाने के लिए उन्होंने कोई हामी भरी हो या अपनी तैयारी दर्शाई हो। चलिए ठीक है अशोक जी, लेकिन बातचीत चल रही है और देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। अशोक जी जी। हमारे साथ बने रहिए, एक और महत्वपूर्ण विषय है उस पर अभी हम आपसे बातचीत